गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और जो बुक है वो स्पेक्ट्रम है, उसका समरी या सार कह सकते हैं आप, या आप ये कह सकते हैं कि उसको जो है हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो हमने कई सारे मुद्दों पर बात की हुई थी। 1857 क्रांति हमने की हुई है, इसके पहले जो विद्रोह हुए हैं उन पे भी हमने चर्चा की हुई है। ठीक है, और इसके बाद में अब हम लोग बात कर रहे हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो कैसी उनकी रूपरेखा है। और देन हम लोग इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग 1885 और 1905 के बीच में जो भी पहलू शामिल हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि स्पेक्ट्रम में है, जो कि स्पेक्ट्रम में है। ठीक है, मैं वही करूंगा अभी। और इसके बाद में हम लोग जैसे स्पेक्ट्रम खत्म होगी, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास ही हम लोग करेंगे, लेकिन वो क्या होगी, विपिन चंद्रा होगी। ठीक है, तो ये कुछ पहलू हैं जो आप लोगों के सामने मैं बोलना चाह रहा था, कल की क्लास में भी बोलना चाह रहा था, लेकिन कुछ चीजें नहीं बोल पाए। ध्यान क्या देना है आपको, कुछ फैक्चुअल डाटा रहेगा। अगर कहीं यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बात हो जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में। और एक नया यहाँ पे अनअकैडमी पे कोर्स स्टार्ट हुआ है, और एक ये कह सकते हैं एक कुछ कम्पिटिटिव टाइप का, कुछ कॉम्बैट टाइप का एक प्रोग्राम लाया गया है जो आप लोगों के लिए है। उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का एक ऐप डाउनलोड करना होगा, लर्निंग ऐप अनअकैडमी का, और वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं कॉम्बैट के लिए। तो उसमें क्या है, प्राइस मनी भी दिया गया है। प्राइस क्या है वो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। और स्पेक्ट्रम को हम लोग बहुत जल्दी बाइंड करेंगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कैसे करना है कुछ चीजें जान लेते हैं। सर्वप्रथम पहली बात कि हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप सब लोग। चलो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, मेरा रेफरल कोड आप लोग सब लोग देख चुके हैं, शुरू में ही रेफरल कोड है मेरा। क्या रेफरल कोड है मेरा, ये मेरा रेफरल कोड है AMR10। जैसे ही सब्सक्राइब करना है तुरंत इस रेफरल कोड यूज करेंगे, और फ्लैट जो है आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्लैट जो है आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिलता हुआ दिखेगा साफ साफ। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट किसी भी चीज को अगर भाई पैसा लगा रहे हो तो आपको बेनिफिट आप मतलब आपको समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये है वो, कैसे बेनिफिट मिलेंगे वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप डिस्कशन में एंगेज रह सकते हैं एजुकेटर से। अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है लाइव क्लास में, आप लाइव क्लास में चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। सेकेंड वन, लाइव टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे खास बात क्या है, जो ही जो स्टूडेंट जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही टेस्ट तैयार करते हैं, वही स्पष्टीकरण तैयार करते हैं, और वही डिलीवर करते हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि कोई एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज नहीं बनाते हैं, ये नहीं बनाते ही, तो मन में दुविधा निकाल देना बिल्कुल से। ठीक है, हाँ, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसी से टेस्ट सीरीज वो बनाते हैं और स्पष्टीकरण आपको दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या है, आपको खुद को इवेल्युएट करने का एक अच्छा माध्यम है कि आप लाइव टेस्ट और क्विज में पार्टिसिपेट करें। थर्ड वन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब समझो क्या है, यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सॉरी, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को या कोर्सेज को क्या है डिजाइन किया गया है। बिल्कुल वैसे की वैसे ही जो है आपको क्या करना, जो है सारे कोर्सेज मिलेंगे जैसा कि यूपीएससी में सिलेबस डिफाइन किया गया है, डिप्टो एकदम से वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड का एक्सेस का इस एक्सेस का मतलब यहाँ पे समझ लो, इसका मतलब है कि अगर एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको ओल्ड वीडियोस, और जिसके लिए आपने सब्सक्राइब किया मतलब लाइव, वो सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन एक एक बार ही आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान रखेंगे। और वो सारे वीडियोस क्या है,
आपने एक बार सब्सक्राइब किया तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं उनके हाई क्वालिटीज वीडियो जो पढ़े हुए, जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है, वो सारे जो है आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो आप, ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे आप, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, यूपीएससी यूपीएससी सीएससी गोल्ड सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे, अमित कपूर, और मैं वहां पे आपको दिख जाऊंगा, आप मुझे पहचान सकते हैं। ठीक है, आप मुझे पहचान सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही मुझे आप फॉलो करेंगे, मेरी सारी क्लासेस आपको, मतलब लगभग 600 700 800 लेक्चर मुझे लग रहा पड़ा होगा, हाँ, तो वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा नाम अमित कपूर है। मैं कुछ और भी अपने बारे में बता देता हूं। मैंने कंप्यूटर साइंस बीटेक किया हुआ है। ठीक है, बीटेक किया मैंने कंप्यूटर साइंस से। मैं यूपी पीसीएस मेंस और यूपीएससी में अपीयर हुआ हूँ। पब्लिक एडमिन जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। लगभग 60 से 65 या 70% आप कहिए, मैं यूपीएससी जीएस का जो है वो कोर्स आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं क्या क्या कराने वाला हूँ सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अन अकेडमी अंडरस्कोर अमित कपूर, ये हमारा टेलीग्राम क्या है, लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे दूसरा क्या है, 2 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, और लगभग लगभग 7 8 या 9 महीने मुझे लग रहा है मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉप मोस्ट फैकल्टीज। इन जो टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, जो फैकल्टी, इनके बारे में जान लो। इन सब के गाइडेंस में पढ़ता हुआ 55 से 60 जो है वो क्या है, आईएएस निकाला हुआ है। ठीक है, अगर आपको अगर इसका रिकॉर्ड चेक करना है तो आप क्या करेंगे, तुरंत जाके गूगल करेंगे। क्या करेंगे, गूगल करेंगे। हाँ, मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, गूगल कर देंगे जाके कितना अन अकेडमी से इस समय आईएएस बना पिछले 2 साल में। इतना कोई इंस्टीट्यूट भी जो है, कोई सारे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, इतने जो है यहाँ पे आईएएस नहीं बना के देता है। लेकिन अन अकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है, टॉप मोस्ट फैकल्टीज के गाइडेंस में पढ़ाई करते हुए क्या है, इंटरव्यू प्रोग्राम भी चलता है यहाँ पे, सब कुछ चलता है। ठीक है, ये क्या है, सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए आईएएस क्लास यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। 15,000 से अधिक कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, विद करंट अफेयर, प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी। हम भी जब पढ़ते थे, अभी अब आप सुनो, हम पढ़ते थे तो हमको ये सारी चीजें नहीं मिलती थी वहां पे, एनसीईआरटी समरी मिलती थी ना, आंसर राइटिंग कोर्सेस होते थे, हाँ, प्रैक्टिस या स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती थी। ऐसे ही बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। अन अकेडमी बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रहा, तो इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे 15,000 से अधिक कोर्स मिलेंगे, और मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, AMR10। जैसे ही आप मेरा कोड यूज किया, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही कैसा है, सुविधाजनक है, सब बहुत ज्यादा क्या है, सुविधाजनक। प्लस कोर्स भी है यहाँ पे और आइकॉनिक है। सबसे पहले हम लोग प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। फी पहले बात कर लेते हैं, क्या फी है इसकी। अगर हमारा कोड आपने यूज नहीं किया है तो ये फी जो है ये 1 साल की 49,500 है, और आफ्टर 10% डिस्काउंट। और ये कब मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब मेरा कोड आप यूज करेंगे AMR10। बहुत कम फी है, इसको तुरंत आप सब्सक्राइब करें। 44,550 ये फीस रह जाएगी 1 साल के लिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, कभी इतनी फीस कम नहीं मिलेगी, और जो यहाँ पे मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। क्या क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही, टेस्ट सीरीज मिल रही है। बाकी ये जितना भी इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन या किसी भी अदर ऑनलाइन की मैं बात करूं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं कराता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस नहीं कराता है, सबके पैसे मांगता है। लेकिन आपको 49,500 में क्या है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। और इससे भी कम क्या, जब मेरा कोड आप यूज कर रहे हैं 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अब ये फीस हो जा रही है 44,550। ठीक है, तो इतना कोई भी इंस्टीट्यूट आपको हेल्प नहीं करेगा। फटाफट आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा कोड यूज करते हुए, जो कि आप गोले में देख रहे हैं, क्या है ये, AMR
कैपिटल में सब कुछ रहेगा, ठीक है, AMR। तो ये मेरा कोड यूज करेंगे। और क्या है, इसमें स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दिया जाएगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा कि हाँ ये क्लास अब होगी, ये क्लास अब होगी, ठीक है। आप डिमांड भी कर सकते हैं। यहाँ पे 24 महीने का देखो 72,000 फी है, 64,800 में आपको मिल रहा है मेरा, जैसे ही कोड यूज करेंगे। 3 साल का कोर्स है। अगर सब्सक्राइब करना है प्लस को तो आप 2 या 3 साल का सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 1 साल में तैयारी बिल्कुल नहीं होती है। कितना भी समाचार पत्रों में कोई मीडिया के सामने टॉपर्स बोल दे आके कि मैंने 9 महीने 6 महीने में क्लियर कर लिया, कभी कभी भी वे नहीं कर सकता है। उसका सपना ही होता IAS बनना। तो ये बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल देना कि कोई बोले आपने कि 1 साल में हमने तैयारी करके सब कुछ कर लिया है, कभी नहीं कर सकता है। उसका बेस जो है वो पहले से कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहा होगा, किसी के डायरेक्शन में होगा। तो अन अकेडमी आपको वो डायरेक्शन, वो गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड करा रही है। तो आप 2 साल का ही कोर्स सब्सक्राइब करें। 1 साल में आपको कोर्सेज पढ़ने और समझने में निकल जाता है, और दूसरी साल के आपको रिवीजन करने के बाद ही लोग IAS बनता है। आप भी वही प्रक्रिया अपना सकते हैं। 2 साल का सब्सक्राइब करिए या 3 साल का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, लगातार आप देख रहे हैं चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, इतनी जल्दी आप अपडेट नहीं हो पाते, तो अन अकेडमी के साथ में आप हमेशा से अपडेट भी रहेंगे। तो आप 3 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं। अब आते हैं आइकॉनिक प्लान पे। आइकॉनिक प्लान में बहुत सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखो फी कितनी है, पहले मैं फी के बारे में बात करूंगा। 69,500 है। और जैसे ही आफ्टर 10% डिस्काउंट ये कितनी हो जा रही फीस, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 62,000 आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरा है वहां पे, 62,550 हो जा रही। 10% का डिस्काउंट, आफ्टर 10% डिस्काउंट, हमारा कोड यूज करेंगे AMR। हमारे सारे कोर्सेस आप ले सकते हैं, हमारे सारे के सारे जो भी मैं कराने वाला हूँ। क्या क्या मैं कराने वाला अभी बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ। अभी हिस्ट्री कराऊंगा पूरी ओवरऑल, इंडियन सोसाइटी कराऊंगा। इसके बाद में मैं NCERT समरी कराऊंगा, सारी की सारी NCERT समरी करा दूंगा मैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी है, या फिर साइंस ही क्यों ना हो, सब कुछ मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके बाद में मैं एथिक्स को 7 जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सब लोग क्या है, दिल थाप के बैठिए और अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करिए। अभी तक क्या है, आपको सिलेबस देखना स्टार्ट कर दीजिए एथिक्स का, या क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दीजिए। हम फटाफट क्या है डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो मेरा कोड यूज करेंगे AMR10। और इसमें 2 साल का भी कोर्स है। वो किसके लिए है, बहुत ज्यादा जो उपयोगी मैं समझता हूं, बेस्ट फ्रॉम बेस्ट आइकॉनिक। क्यों है, क्योंकि ये सारे जो पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, आप फील करने लगेंगे कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। आज तक हमने अभी कभी नहीं देखा हुआ था किसी भी इंस्टीट्यूट में, जब मैं पढ़ रहा था, न कभी पर्सनल कोच मुझे मिला, ना कभी डेली मेंस आंसर क्वेश्चन आंसर जो है प्रैक्टिस हुई, ना कोई स्टडी प्लानर नहीं था, कोई पर्सनलाइज फीडबैक नहीं था। अन अकेडमी के आइकॉनिक प्लान में ये सारी चीजें मिल रही है। आप IAS जैसा फील करने लगेंगे, हाँ हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, एक्ट करने लगेंगे उसकी तरह। तो क्या है, आइकॉनिक प्लान बेस्ट ऑफ बेस्ट है। आप इसको परचेज करें, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्या फी है इसकी, 1 साल की फी है 69,500। मेरा कोड यूज करेंगे 10% छूट के साथ में क्या है 62,550 रह जाएगी। 24 मंथ का कोर्स है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। क्यों, स्टूडेंट जो बच्चे हैं अभी 12th पास किए हुए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, मुझसे फोन करके बोलते हैं सर मुझे कौन सा लेना चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ कि आइकॉनिक ही लो, आइकॉनिक ही लो। 24 महीने का कोर्स लो या 3 साल का कोर्स लो। 1,07,000 फीस है, मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 96,000 फीस रह जाएगी। 3 साल का 1,41,000 फीस है, और मेरा कोड यूज करेंगे तो 1,26,000 रह जाएगी 10% छूट के साथ में। बेस्ट ऑफ बेस्ट एकदम से है। इसको ही सब्सक्राइब करें, आप इसको ही लें, इसको ही सब्सक्राइब करें और इसको ही परचेज करें। जो भी आपका दिल कर रहा है इसको ही करें, आइकॉनिक ही लें, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट अभी नई तैयारी करना चाहते हैं, इसी में घुस जाओ, एकदम से रम जाओ अभी से ही। आप आसानी से IAS क्लियर कर लेंगे। बस इसमें क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, इसमें घुसना है, बिल्कुल से बैठ जाना इसके अंदर घुस के कि हाँ मुझे यही करना है, इसी को पढ़ना है 2 साल तक, 3 साल तक, ठीक है। आप यकीन माने, आप फील करने लगेंगे कि हाँ हमने IAS की तैयारी कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा कोड यूज करेंगे AMR10।
ध्यान रखना, ये बेस्ट ऑन बेस्ट कोड है AMR10, इसको यूज करके आप सब सारी चीजें करेंगे। ओके, 18 से 20 जो है आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो निर्धारित किए गए। चूज कैसे करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरी 2 बजे वाली क्लास पब्लिक एडमिन जो है उसमें हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको आप पहली क्लास देखेंगे, नाम सर्च करेंगे अमित कपूर अनअकैडमी, मेरी फोटो दिखेगी और पहली क्लास मेरी देखेंगे, उसमें हाउ टू चूज ऑप्शनल पब्लिक एड पहली क्लास है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे 18 से 20 ऑप्शनल दिए गए हैं। फिर वही बात कि यहाँ पे फीस देख लो और मेरा कोड देख लो एक बार, इसको क्या है अपने जहन में रख लो कोड को। हाँ, तुरंत क्या है इसको सब्सक्राइब करना है। 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है भी यहाँ पे दिया गया है। मैं तो यही बोलूंगा कि 2 साल का कोर्स सब्सक्राइब करें। 36,000 फीस है मात्र, आप बाहर जाएंगे तो 45,000 फीस ऐसे ही ले लेता है। कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं होता, कभी भी कुछ होता नहीं वहां पे, ठीक है। सिर्फ क्या है बस अर्रा जैसा पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है यहाँ पे अनअकैडमी पे ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहा है अनअकैडमी, जो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज फीडबैक, स्टडी प्लानर सब कुछ दिया जा रहा है। तो इसको जल्द से जल्द क्या है सब्सक्राइब करें। आप देरी करेंगे तो क्या है आईएएस बनने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी। इसको तुरंत क्या है सब्सक्राइब करेंगे। 20 तारीख को आप जुड़े फटाफट। 20 दिसंबर 2020 को जो है नया एक कॉम्पिटिटिव टाइप का कोई बैटल है, जिसमें आप क्या करेंगे बहुत सारे हजारों की तादाद में आपसे जो है बड़े बड़े धुरंधर बैठे होंगे, उनके साथ में आपको क्या करना है कॉम्बैट करना है, मतलब कंपटीशन करना है, मतलब लड़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज जो है कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी जीतेगा उसके लिए कुछ प्राइस है। एक बार देख लो फटाफट, 45 मिनट 60 क्वेश्चन आपके पास में रहेंगे और प्राइस में देख लो, या तो आप फ्री 3 मंथ का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर उसके बदले में आप अमेजॉन गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं। ये 1 से 3 वालों के रैंक के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन चौथी और 150 तक की आप देखेंगे रैंकर्स को 1000 रुपए का अमेजन गिफ्ट कार्ड मिल रहा है। तो फटाफट क्या है पार्टिसिपेट करेंगे। चलो, बहुत ही कम समय बचा है 2021 के लिए, 27 तारीख को ही एग्जाम है। फटाफट इसमें क्या है आप लोग सब्सक्राइब करें फटाफट। मैं तो यही कहूंगा, अगर इसको नहीं सब्सक्राइब किया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। कोड याद रखेंगे AMR10। 6 महीने रिमेनिंग है यूपीएससी CSC 2021 के लिए। आप देखो 27 जून को ही एग्जाम है। एक बैच स्टार्ट हो गया है, मैं बता देता हूं, ये अब आपके भविष्य का फैसला करने वाला बैच है। चैंपियंस 6 मंथ GS कोर्स फॉर यूपीएससी CSC प्रीलिम्स 2021 बाइलिंगुअल है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है बच्चों। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको 500 घंटे दिए गए हैं। 500 घंटे में आप गारंटीड ये समझ मान लीजिए कि आप जो है प्रीलिम्स निकाल लेंगे। तो इसको क्या है कोड यूज करेंगे AMR10। इस कोड को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, इस कोड को यूज करते हुए फटाफट आप स्टार्ट हो जाइए, फटाफट आप कोर्स लीजिए। क्योंकि जब लाइव क्लास आप करेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रिकॉर्डेड कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। लाइव क्लासेस में ही आप आएंगे, ठीक है। बताया भी था मैंने शुरू में कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो यहाँ पे 500 घंटे का आपके पास में ये कोर्स है। 500 घंटे में आइए, 6 महीने का कोर्स लीजिए, यहाँ पे AMR कोड यूज करिए, 10% की उसमें भी छूट लीजिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको, और भी बैच चल रहे हैं इसमें। 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं तमाम। मिशन आ गया है, बाइलिंगुअल है। लक्ष्य आ गया है 2021 में, हिंदी में है। एक्सपीडिशन आ गया है, ये इंग्लिश में है। ये सारे बैच चल रहे हैं भाई, इसको तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरा अगर आपको क्लास देखना है तो स्पेशल क्लासेस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मेरे पास में भी है। आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा ही कोर्स ले सकते हैं, पब्लिक एडमिन ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, एथिक्स ले सकते हैं। मैं बेटा कराने वाला हूं अभी 7 जनवरी से एथिक्स कराने वाला हूं। तो क्या है कमर कस लीजिए आप लोग, फटाफट तैयार हो जाइए, ठीक है। ये सारी बातें थी। और मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा एक बार देख लो फटाफट। लोक प्रशासन में 2 बजे लाइव आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हिस्ट्री में करा ही रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर फरवरी से कराऊंगा।
क्वालिटी गवर्नेंस 4 बजे क्लास चलती है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। इंटरनेशनल रिलेशंस में फरवरी में कराऊंगा। एथिक्स जो है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। करंट अफेयर की मैं क्विज ले रहा हूँ 11 बजे से डेली, तो आप इसमें आए, पार्टिसिपेट करें। समझ गए बच्चों? कोड याद रखना भाई, कोड याद रखेंगे आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। क्या करेंगे? और ये भी मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप मेरा अगर पर्सनल गाइडेंस आपके साथ में रहा तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप मेंस लिख रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे। तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए। चलो, हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने क्या क्या किया हुआ है? 1857 की क्रांति हमने कर ली हुई थी, उसके पहले जो विद्रोह हुए हमने कर लिए हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, और धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के हम लोग लास्ट पड़ाव पे हैं। हम लोग क्या हैं? लास्ट पड़ाव पे हैं। तो आज इसको फिनिश करने के बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, चलो कहाँ पे हम लोग हैं? कई सारे हमने मुद्दों पे डिस्कस बात कर ली हुई है, कई सारे मुद्दों पे हमने बात की हुई है। ओके, हमने ये बात कर ली हुई थी श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन कब शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ। ठीक है, ये हमने इस पे चर्चा की हुई थी। ये सारी चीजें हमने योगम के हमने उद्देश्य भी देख लिए हुए थे। मंदिरों में प्रवेश, सरकारी सेवाओं में भर्ती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये सारी बातें बातें हो रही थी यहाँ पे शिक्षा संस्थाओं में। इस समुदाय जो योगम था, समुदाय कौन सा था? अब देखो एक बार दोबारा से, ये समुदाय कौन सा था? इजर यावस। ध्यान देंगे आप लोग, इजर यावस। तो इनके छात्रों को कहाँ पे? स्कूल में या विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात करता है, योगम बनाया गया था। न्याय आंदोलन, जस्टिस आंदोलन इसी को बोला जाता है, हमने इस पे भी चर्चा कर ली हुई थी। नेक्स्ट देखो, आत्मसम्मान आंदोलन, फटाफट कर लेंगे। और जितना लाल पीला दिख रहा है यही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इसमें लाल पीला दिख रहा है यही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, समझने की बहुत ज्यादा क्या है, आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा जो है आप दिमाग जो है नहीं लगाएंगे। ये जो है सारी सारी चीजें हमने बोल्ड कर रखी है इसी वजह से। पीडीएफ आप कहाँ से लेंगे? अन अकेडमी अंडरस्कोर, अन अकेडमी अंडरस्कोर और मेरा नाम, समझ रहे हो? मेरा नाम क्या है? अमित कपूर। यहाँ से पीडीएफ मिलेगी आपको, फटाफट देख लो। आत्मसम्मान आंदोलन बोल्ड कर रखा है बच्चों, तो इस वजह से क्या है, ध्यान देना, उसी पे ध्यान देना जिसपे मैंने बोल्ड कर रखा हुआ है और उसी को मैं बताऊंगा। चलो, इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में हुई है। वी रामास्वामी नायकर एवं बालीजा नायडू, दो याद रखेंगे। नंबर 1 पहला क्या है यहाँ पे? रामास्वामी नायकर, इन्होंने शुरू किया है। दूसरे इनके साथी कौन है? बालीजा, बालीजा नायडू। शुरू कब हुआ है? 1920 में शुरू हुआ है। इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। आज सम्मान क्यों स्टार्ट हुआ है? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए। ठीक है, और लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। किसके लिए किया है? ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन का प्रतिपादन हुआ था, इसकी स्थापना हुई है। किसके लिए हुआ है? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत खास नहीं है, फिर भी देख लो एक बार। इसने पिछड़ी जाति के लोगों को विभिन्न अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने की मांग की हुई थी। ठीक है, इसी वजह से शुरू हुआ है, कोई इसमें खास बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, आंदोलन के अनुयायी ने कहा है कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो ये ध्यान देना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य और अनुयायियों का इनका मानना है कि धार्मिक कर्मकांड में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, इसमें भी थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है। कहाँ से बोल्ड हो रहा है? यहाँ से। क्या बात है यहाँ पे कुछ खास होगी? उन्होंने लोगों से अपील की वो विवाह के अवसर पर या हुआ विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित ना करें। तो बस इसमें एक आपसे समझ में आया, एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि आत्मसम्मान आंदोलन किस उद्देश्य के कारण जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए। बस आपसे यही पूछा जा सकता है, बाकी सारा गार्बेज है, सारा गार्बेज है। और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसने की और कब की है। तो ये भी क्या है, ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट देख लो एक बार फटाफट। अरविपुरम आंदोलन, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसके कौन प्रणेता है?
कब इसका जन्म हुआ है, कब इसकी स्थापना हुई, अगर फटाफट देख लो। इसके उद्देश्य क्या थे, दो ही चीजें पूछेगा, या तो किसने स्थापना की हुई है, कहाँ स्थापना हुई है, डेट कब है, और इसके उद्देश्य क्या है। फटाफट देख लो। अरबी पूर्व आंदोलन, क्या क्या आपको याद करना है, इसकी डेट, इसका नाम, मतलब किसने 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 इसकी स्थापना की है। अब तो एक दो तीन, दो चीजें हो गई यहाँ पे। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे एक दो और तीन, डेट, नाम इसका क्या है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई, चार, ठीक है। डेट मतलब कब स्थापना हुई है, नाम मतलब किसने स्थापना की है, उद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य है इसका, कहाँ मतलब कहाँ स्थापना हुई। फटाफट देख लो। 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने पिछड़ी जाति होने के बावजूद केरल के अरविपुरम नामक स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की। अब ध्यान देना, यहाँ पे अरविपुरम आंदोलन जो है, पूछेगा आपसे किस भगवान की प्रतिमा स्थापित करते ही इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, शिव की प्रतिमा जो है स्थापित करने के साथ ही अरविपुरम नामक आंदोलन जो है, अरविपुरम स्थान से, केरल के एक छोटे से अरविपुरम नामक स्थान से इसकी स्थापना, इसका मतलब चलन हुआ, इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे हुई है, अरविपुरम केरल में है ये। और जैसे ही इसकी स्थापना हुई तो आप देखेंगे क्या है, भगवान विष्णु की यहाँ, सॉरी, भगवान शिव की जो है प्रतिमा कब स्थापना हुई है, 1888 में। आपको डेट मिल गई, नाम अभी मिलने बाकी है। अभी कहाँ पे स्थापना ये हमने देख लिया, तो डेट और कहाँ स्थापना ये हमने देख लिया हुआ, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पिछड़ी जाति होने के कारण, आप इसका मतलब आप उद्देश्य समझ रहे होंगे, हम लोग बाद में भी देखने वाले हैं। किसने स्थापना की हुई है, किसने स्थापना की, नाम क्या है, किसने स्थापना की हुई है, श्री नारायण गुरु ने स्थापना की हुई है। अब तथा कहा देवताओं की पूजा तथा आराधना में ब्राह्मणों का एकाधिकार न चले। उद्देश्य क्या था यहाँ पे, उद्देश्य क्या था, मंदिर प्रवेश आंदोलन। अभी हम लोग बात करने वाले, बोल्ड कर रखा है, इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको हमने बोल्ड कर रखा है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने स्थानीय मंदिर की दीवार पर लिखा कि जातीयता एवं प्रजातीयता को बढ़ने वाली दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो और सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहाँ भाई भाई है। ये एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पते की बात क्या है, पते की बात क्या है और मजे की बात क्या है। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, कि जातीयता और प्रजातीयता को बढ़ने वाली दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, और हम सभी यहाँ पे भाई भाई की तरह रहेंगे। यही कोटेशन दे देगा आपको, बोलेगा किसने कहा है, क्या बोलेगा, किसने कहा है, किसने कहा है, किसने कहा है, तो किसने कहा है, श्री नारायण गुरु ने कहा है, श्री नारायण गुरु ने कहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कहाँ इसकी स्थापना हुई है, कौन सा स्थान है, कब हुई है, कौन इसके स्थापन करता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ गई। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कोटेशन जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन का दक्षिण भारत में दूरगामी प्रभाव रहा, कोई खास बात नहीं, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन अच्छी बात है, कहाँ दूर, कोई मतलब नहीं इसका। बाद में होने वाले अनेक आंदोलन, विशेषकर मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस आंदोलन से, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अरविपुरम आंदोलन से कौन सा आंदोलन प्रभावित हुआ है, तो यहाँ पे मंदिर प्रवेश ध्यान देंगे पीटी के लिए, ठीक है। तो अब 4-5 चीजें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्थापना कब हुई है, कहाँ पे हुई है इसकी स्थापना, किसने की हुई है, और इसको जो कोटेशन ध्यान रखेंगे, ये किसने कहा हुआ है, और इसका जो प्रभाव किस आंदोलन पर पड़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, मंदिर प्रवेश आंदोलन पर भी अरविपुरम आंदोलन का क्या है, प्रभाव काफी खासा देखा गया है, ओके, खासा प्रभाव। अब नेक्स्ट देखो, मंदिर प्रवेश आंदोलन। अब आप समझ गए, मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है किससे प्रभावित है, किससे प्रभावित है, अरविपुरम आंदोलन से प्रभावित है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फटाफट, इसमें भी कब स्थापना हुई, यहाँ पे थोड़ी कुछ बातें और आपको देखनी पड़ेंगी। स्थापना कहाँ कहाँ हुई है, कब हुई है, किसने की है, किसने की है, और इसके उद्देश्य क्या है। और एक खास बात और, यहाँ पे कुछ नाम और आपको दिखेंगे, मैंने बोल्ड कर रखे हुए, हमने क्या बोल्ड कर रखे हैं, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं, उद्देश्य भी देख लेंगे हम लोग, कहाँ पे हुई है, कब हुई है, किसने की है, उद्देश्य क्या है, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, फटाफट देख लो। हाँ, तत्कालीन अनेक समाज सुधारक बुद्धिजीवियों जैसे श्री नारायण गुरु, एन कुमारन, आसन और टीके माधवन इत्यादि पहले से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे। 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में वाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसने सार्वजनिक मार्गों एवं हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की क्या है, मांग की हुई है।
हाँ, यहाँ पे अधिकारों की मांग की हुई है। पंजाब में जाटों और मदुरई के भी के स्थानीय निवासियों ने भी इस आंदोलन के माध्यम से यहाँ पे समान अधिकारों की मांग की। एक बार ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस मध्य प्रदेश आंदोलन से कौन कौन प्रभावित रहा है। तो आप देखेंगे पंजाब के जाट और मदुरई के स्थानीय निवासी भी इस आंदोलन से प्रभावित रहे हैं, इस आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की। ध्यान देना बहुत जरूरी है। बीएमआई मतलब भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीआई मतलब, ठीक है बच्चों, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? महात्मा गांधी, ऐसा कौन सा आंदोलन है, ऐसा कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने समर्थन किया है, जिसका जो है गांधी जी ने समर्थन किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। देख लो कहाँ पे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन केरल की यात्रा भी की हुई है, केरल की यात्रा की हुई है। और क्या बोला है? सत्याग्रहियों की मांगे पूरी किए जाने की अपील की हुई है। उन्होंने क्या है, इसकी मांगों को पूरा किए जाने की भी अपील की हुई है। तो ध्यान देंगे आप लोग फटाफट एकदम से। तो कुछ चीजें आपको सामने निकल के आ रही है, मैंने बोल्ड कर रखा हुआ है कि सत्याग्रह के माध्यम से अधिकारों की मांग करना। तो पंजाब कहाँ कहाँ इसका मतलब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ आ रहा है? पंजाब में जाटो एवं मदुरई, केरल में बाईकॉम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ इसके चलते, और इसके चलते आप देखेंगे महात्मा गांधी ने इसका समर्थन भी किया और केरल की यात्रा भी की है। नेक्स्ट वन देखो क्या है, बोल्ड कर रखा है तो बहुत समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, देख लो फटाफट। के केलप्पम एवं केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया, और प्रसिद्ध सामाजिक सुधार जैसे कि पी कृष्ण पिल्लई एवं एम के गोपालन ने इस आंदोलन के में सक्रिय भूमिका निभाई। मैंने बताया आपको इसमें बहुत सारे नाम है, तो कौन कौन नाम है? सबसे पहले गांधी जी, दूसरे इसके बाद में क्या है, के केलप्पन, ठीक है, के केलप्पन दूसरे, सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू तीसरे, और की कृष्णा पिल्लई चौथे, और ए के गोपालन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लोग इससे संबंधित ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी तरह का आदेश जो है 1938 में सी राजगोपालचारी की सरकार ने मद्रास में किया हुआ। तो इससे कौन कौन प्रभावित है, कहाँ कहाँ ये प्रचलन में था? तो आप देख सकते हैं पंजाब में जाटो, मदुरई, केरल, और ये आप देखेंगे मद्रास, ये सारे क्या है, इससे प्रभावित रहे हैं इलाके। और इससे कौन कौन से जुड़ा हुआ है? गांधी जी, केलप्पन, सुब्रमण्यम तिरुपति, और पी कृष्णा पिल्लई और गोपालन, और इसके बाद में राजगोपालचारी भी इससे प्रभावित हुए, बिना नहीं रह पाए। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे फटाफट। नेक्स्ट देखो, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी भी स्थापना कैसे पढ़ेंगे इसको? कहाँ, कब, किसने, कहाँ, कब, किसने, और उद्देश्य। फटाफट देखो, इसकी स्थापना रनाडे और रघुनाथ राव ने की हुई है। तो यहाँ पे क्या है, किसने किसने ये खत्म हो गया, किसने जो है ये खत्म हो गया, एमजी रनाडे, रघुनाथ राव। कॉन्फ्रेंस का प्रतिवर्ष जो है सम्मेलन होता था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ खास बात है, अलग है, थोड़ा सा हटके है, क्या है इसका, इस जो है इसमें प्रतिवर्ष सम्मेलन होता था, ये कुछ थोड़ा हटके है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? 1887, मतलब इसकी स्थापना कहाँ हुई है? 1887 में। कब, यहाँ पे क्या है, कब, कब हट गया, इसकी स्थापना कब हुई है? 1887। क्यों? क्योंकि पहला ही सम्मेलन इसका हुआ है। तो कब कब और किसने ये हट गया? आप देख रहे हैं रनाडे जी और रघुनाथ राव। कब हुआ है? 1887 में। कहाँ हुआ है? ये भी हट गया, मद्रास में। कहाँ पे हुआ है? मद्रास में। तो कहाँ हो गया, कब हो गया, किसने हो गया? ठीक है, कहाँ हो गया, कब हो गया, किसने हो गया? बात समझ में आ गई होगी आपको, बात समझ में आ गई होगी। चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड हमने कर रखा है, तो बच्चों बहुत ज्यादा आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, नाम याद रखें, नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसने सामाजिक महत्व के विषय पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था, कोई खास बात नहीं है। सब क्या है, नाम ही उसका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, कुछ खास बात नहीं, सब ऐसे ही कर रहा होगा। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधार शाखा ही थी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रमुख नेता क्या है, कांग्रेस से संबंधित थे। तो इसमें क्या है, खास बात क्या निकल के आई? खास बात निकल के आई कि इसका जो है गठन कांग्रेस के अंडर ही किया गया। ऐसे पूछेगा आपसे, कौन सी ऐसी संस्था है जिसका गठन जो है कांग्रेस के अंडर ही किया गया था, तो वो कौन सी संस्था है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो ऐसी संस्था है जिसका जिसकी स्थापना जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधार संस्था के तौर पर की गई थी। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है, मैंने बोल्ड कर रखा, बहुत समझने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग बहुत कम लगाएंगे।
इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्यों में अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन, बहुपत्नी प्रथा का विरोध और कुलीन प्रथा का विरोध। तो यहाँ पे कुलीन प्रथा को नई अवधारणा है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे गार्बेज हैं, बाकी सारे गार्बेज हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए सबने क्या किया है, जाति विवाह को सॉरी बहुपत्नी विवाह को क्या किया हुआ है, बहुपत्नी विवाह को क्या है उसको उसका विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया है। कुछ खास बातें यहाँ पे क्या है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में 2 बातें खास निकल के आई। नंबर 1 पहला क्या है, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 देख लो एक बार फटाफट। नंबर 1 मैं वही बता देता हूँ क्या है, अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन। आज तक आप देखेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी भी आंदोलन में आपने नहीं देखा होगा। दूसरा क्या है, कुलीन प्रथा का विरोध, कुलीन प्रथा का विरोध। यहाँ पे आप एक और देख लेते हैं, बोल्ड तो नहीं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान चलाया, कोई मतलब नहीं इसका। लोगों से याचना की जाती थी कि बाल विवाह, अगर कोई मतलब नहीं, बाल विवाह जो है यहाँ पे निषेध है। तो जितने भी सामाजिक आंदोलन सब में क्या क्या कॉमन चीजें थी, बहुपत्नी विवाह का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, सती प्रथा को मान्यता देना, सती प्रथा को मान्यता देना, बहुपत्नी विवाह को विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सब में कॉमन मिलेंगे, कोई खास बात नहीं है। भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल बोल्ड कर रखा है, दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बोल्ड कर रखा। फिर वही बात, क्या बात, कहाँ, कब, किसने और उद्देश्य। उद्देश्य, किसने और उद्देश्य। तो सबसे पहले देख लो कहाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसने। देख लो, यह भारत के शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं का एक संगठन था जिसका गठन जो है आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के समर्थक और रामकृष्ण मिशन के से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया। एक बार देख लो फटाफट, किसने की है, कब की हुई है, एक बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे एक उद्देश्य और हम लोग जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, उद्देश्य जोड़ लेंगे। ठीक है, तो भारत धर्म महामंडल, क्या क्या यहाँ पे खास बातें थी, उद्देश्य क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, यहाँ पे क्यों और जोड़ लेंगे, क्यों किया गया आगे इसमें। इसका गठन जो है आर्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थक, रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया। मतलब इनसे बचने के लिए क्या, किससे, रामकृष्ण मिशन से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से, आर्य समाज से बचने के लिए भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई। तो एक बार देख लो, 1995 में इसी प्रकार के अन्य संगठन जो है, अन्य संगठन सनातन धर्म सभा की भी स्थापना हुई है। तब 1895 में इसकी भी एक स्थापना हुई है। इसी तरह का एक तरह से आप कह सकते हैं एक और संगठन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है, हिंदू रूढ़िवादिता के हितों को सुरक्षित करने हेतु क्या प्रयत्न करना। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी विचारधारा उनकी क्या करना है, रक्षा करना है, सुरक्षित रखना है उनको, बहुत काम का नहीं है। दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद एवं बंगाल में धर्म महामंडली की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कोई मतलब नहीं इसका। 1902 में, ये खास बात है, 1902 में इन सभी संगठनों में आपस में संयुक्त होकर एक बड़े संगठन भारत महामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, वाराणसी में। अब यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, देख लो फटाफट, खास बातें क्या क्या है। चलो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ ली है, अब हम लोग खास बात करते हैं। खास बात क्या करते हैं बाद में बताऊंगा, पहले किसने इसकी स्थापना की, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे किसने इसकी स्थापना की है। ठीक है, किसने इसकी स्थापना की है, देख लो फटाफट, सब कुछ भूल जाओ। भारत धर्म महामंडल कौन कौन जुड़ा है इसमें। नंबर 1, यह, इसको भूल जाओ बिल्कुल से, कुछ नहीं, मतलब इसका उद्देश्य सब कुछ भूलना है। हमें ये देखना है कि कौन कौन मिला साथ में, कौन कौन मिलके इसकी स्थापना की है। नंबर 1, सनातन धर्म सभा, सनातन धर्म सभा। ठीक है, नंबर 2 कौन है, दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद। नंबर 2, कहाँ पे, दक्षिण भारत में कौन, धर्म महापरिषद। ठीक है, नंबर 3, बंगाल में धर्म महामंडली। बंगाल में 3 नंबर, महामंडली। धर्म तो यहां से ले लो, महामंडली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, महामंडली। तो फटाफट याद करेंगे, फटाफट, भारत धर्म महामंडल। अब आप देख लो यहाँ पे सब में धर्म जुड़ा होगा, भारत धर्म महामंडल। इसके बाद में इसकी स्थापना होती, कौन कौन जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म सभा नंबर 1,
धर्म महापरिषद नंबर 2, नंबर 3 धर्म महामंडली, इन तीनों ने मिलके इसकी स्थापना कर दी। और किसके उद्देश्य के लिए किया गया था? आर्य समाज, थियोसॉफिकल समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़िवाद को बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बात समझ में आ गई है? कब? 1902 में। कहा? वाराणसी में। महामंडल सदस्यों में पंडित मदन मोहन मौलवी प्रमुख थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। पारसी सुधारक। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रही नुमाई माजदयासन सभा गठित की। ध्यान, बोल्ड कर रखा है, बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, बोल्ड कर रखा है, बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे। पारसी सुधार आंदोलन, सबसे पहला अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने, अंग्रेजी शिक्षा, कोई अगर आंदोलन चल रहा है तो कौन सामने आ रहा है? सबसे पहले हमने बताया हुआ था कौन सामने आएगा, सबसे पहले कौन सामने आएगा? शिक्षित समाज ही आएगा, शिक्षित समाज आएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। 1851 में रहनुमाई माज दयासन सभा गठित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? पारसी समाज का पुनरुद्धार और पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना। कोई खास बात नहीं, इसको हटा देते हैं। ये पूछा जा सकता है, पारसी समाज के पुनरुद्धार और पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए कौन से समुदाय ने, पारसी समुदाय ने किस सभा का गठन किया? तो आप ध्यान रखेंगे किस वजह से इसका गठन किया गया है? रहनुमाई माजदयासन सभा। रहनुमाई माजदयासन सभा कब इसकी स्थापना हुई? एक बार देख लेते हैं। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी फरंदोजी, नौरोजी, के आर कामा, एस एस बंगाली। ध्यान रखेंगे इसमें 4 लोग शामिल हैं। कौन कौन है? दादाभाई नौरोजी हैं, नौरोजी फरदौंजी हैं, के आर कामा है और एस एस बंगाली। तो 4 लोग याद रखेंगे। 4 कौन कौन से? नौरोजी, फरदौंजी, के आर कामा, एस एस बंगाली, के आर कामा, नौरोजी और फरदौंजी। ठीक है, इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए पत्रिका राप्त गोप्तार याद रखेंगे, राप्त गोप्तार। पारसियों तक समाचार संदेश पहुंचाने के लिए कौन सी? राप्त गोप्तार पत्रिका प्रारंभ हुई थी। ठीक है, पारसी से संबंधित राप्त गोप्तार पत्रिका किससे संबंधित है? राप्त गोप्तार पत्रिका किससे संबंधित है? पारसियों को संदेश पहुंचाने के लिए, पारसियों को संदेश पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सभा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्रियों में शिक्षा। कोई खास बात नहीं है, सब में ऐसे ही किया गया है। सिख सुधार आंदोलन फटाफट। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म समाज सुधारक आंदोलनों से सिख समुदाय भी अछूता ना रहा। कोई मतलब नहीं इसका, हाँ ये भी मतलब अछूता नहीं रहा, इसको भी मतलब इसने भी सुधार किए। फटाफट देखो क्या क्या किए। इसमें विभिन्न समाज सुधारक धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है खास बात, सिर्फ यही आप ध्यान रखेंगे कि 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसे अगर आपसे पूछे सिख सुधार आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था या कब शुरू हुआ है, किससे संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अमृतसर में शुरू हुआ है 1873 में। सिंह सभा आंदोलन पहले शुरू हुआ है, सबसे पहले प्रारंभ हुआ है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे, सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग क्या है उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा। इसी वजह से ऐसा आप बोल सकते हैं कनाडा इसी वजह से लोग जाता है बहुत ज्यादा, कनाडा जो है इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले मिशनरियों एवं हिंदू रूढ़वादियों के विरुद्ध क्या है? संघर्ष करना। तो ध्यान देंगे आप लोग, जो अमृतसर में सिंह सभा 1873 में स्थापना होती है, किसके लिए की गई है? सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले मिशनरी जो भी हैं, जो कि प्रचार प्रसार करते हैं किसी अन्य धर्म का या हिंदू रूढ़वादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। ठीक है, उनके क्या है? हिंदू रूढ़वादियों के प्रति क्या है? संघर्ष करना। तो दोनों क्या है आपको याद रखेंगे, आप लोग क्या करेंगे? दोनों ही याद रखेंगे, इसमें दोनों ही याद रखेंगे। ओके, दोनों ही याद रखेंगे। हाँ ये वाले, इसका ये याद रखेंगे और दूसरा याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ कुछ और भी खास बात है। 1921 में अकाली ने एक नया असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अहिंसक आंदोलन प्रारंभ, कुछ खास बात नहीं लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन 1921 में किसने प्रारंभ किया है? तो ध्यान रखना किसने किया है, आपके पास में आ जाएगा महात्मा गांधी, अकाली दल ने,
सिखों ने, तो ऐसे क्या है 1921 वाला जो है वो अकालियों ने स्टार्ट किया। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि उसी का हिस्सा है जो कि स्टार्ट हुआ था पहले। इसके बाद ना नेक्स्ट देखो। हाँ, लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली 1922 में, जो 1925 में संशोधित किया बहुप्रतीक्षित एवं लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ है, तो यहाँ पे सफलता मिलती। अर्थात इन्होंने क्या है काफी ज्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे काफी ज्यादा इनको क्या है यहाँ पे सहायता मिली। हाँ, इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध शीर्ष संस्था जो है वो, शीर्ष संस्था कौन सी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। जो 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 शीर्ष संस्था है गुरुओं की, सिखों की जो शीर्ष संस्था है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, वो क्या है गुरुद्वारों का प्रबंधन करती थी। गुरुद्वारों का प्रबंधन कौन करती थी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था। खास देंगे आप लोग, खास क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि ये एक तरह का सांप्रदायिक आंदोलन नहीं, सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है। सिखों द्वारा चलाया गया आंदोलन, अकाली आंदोलन जो है वो क्या है क्षेत्रीय स्तर का आंदोलन, लेकिन क्या है सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। चलो, कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कुछ समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश के विरुद्ध क्या है आवाज, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। हाँ, लेकिन कुछ खास बात है, यहाँ बोल्ड है यहाँ पे। देखो बच्चों, वो क्या खास बात क्या यहाँ पे है, इसने क्या किया आवाज उठाई तथा राष्ट्रीय संघर्ष में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका अदा की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है अकालियों ने, या आप कह सकते हैं सिखों ने बहुत ज्यादा, अकाली नेताओं ने क्या है बहुत ज्यादा क्या है सराहनीय भूमिका निभाई थी, सराहनीय भूमिका निभाई हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ गए। सुधार आंदोलन, आंदोलनों का योगदान, सकारात्मक पक्ष प्रभाव क्या हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता की अवधारणा का विकास हुआ। अभी तक ऐसा क्या हो रहा था, कुंठित मन लिए हुए घूम रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया था, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता की अवधारणा का विकास होता है। यहाँ पे लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, समानता की बात करने लगते हैं। पूजा का अधिकार, पूजा मंदिर प्रवेश, पूजा का अधिकार हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो। श्री नारायण, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु को याद करेंगे आप, किसको, श्री नारायण गुरु को आप याद करेंगे। मध्य वर्ग में सांस्कृतिक महत्व की स्थापना हो गई। मध्य वर्ग अभी क्या है सांस्कृतिक गतिविधियों से बहुत दूर था, तो यहाँ पे क्या है उनके महत्व को समझा किसने, मध्य वर्ग ने। मानवता एवं तर्कवाद की अवधारणा का विकास, मानवता और तर्क के आधार पर सारी चीजें तौली जाने लगी, हमारा समाज भी तौला जाने लगा, हमारा समाज भी किसके, मानवता एवं तर्कवाद के आधार पर तौला जाने लगा, और बहुत सारे सुधार भी हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सुधार भी हुए हैं, ठीक है। शिक्षा विशेषता, पश्चात वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार, यहाँ पे अभी तक क्या था, लोग डर रहे थे, भाग रहे थे जब तक पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा नहीं थी। इसके बाद में आप देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, तो उन्होंने तर्क दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपकी शिक्षा जो है या संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, शिक्षा विशेषता क्या, पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार हुआ है। भारतीय समाज में आधुनिकता का विकास हुआ है, अभी तक आधुनिकता नहीं थी, अब क्या है लोग थोड़ा सा मॉडर्न बन गए थे, चीजों का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी सीखना, पहनावा, सब कुछ क्या है यहाँ पे आधुनिकता की तरह से हो रहा था, आधुनिक तरह से हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृथक्करण की समाप्ति हुई है। किस तरह से, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृथक्करण की यहाँ पे समाप्ति। अब क्या हुआ, बौद्धिक और सांस्कृतिक दोनों एक ही छाते के नीचे क्या है बारिश में भीग रहे हैं, बारिश में। अभी ऐसा क्या हो रहा था, अभी ऐसा क्या हो रहा था, जब तक हमारे यहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं चले थे, तब तक क्या हो रहा था, सांस्कृतिक और बौद्धिक दोनों की पृथक्करण की नीति यहाँ पे चल रही थी। इसका मतलब ये है कि बौद्धिक स्वरूप का कोई व्यक्ति क्या छाते में खड़ा है तो क्या है संस्कृति भीग रही थी, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे संस्कृति और बुद्ध दोनों क्या है एक छाते के नीचे, एक जो है छाते के नीचे आ गए हैं, एक छाते के नीचे आ गए हैं। यहाँ पे पृथक्करण को जो सिद्धांत था, पृथक्करण की जो नीति थी उसको क्या समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देख लो, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का अंत हो गया। बहुत सारी कुरीतियां थी जैसे कि बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, विधवा सती प्रथा, ये सारी चीजें वहां पे थी। भ्रूण हत्या ये भी वहां पे चीज प्रचलित थी। तो ये क्या सारी चीजें जो है समाज में जो कुरीतियां उनका अंत हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं अंत हुआ, आप इसको आलोचना भी कर सकते हैं इस तरह से। राष्ट्रीय चेतना का विकास, सुधार, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यहाँ पे सुधार हुआ, ये सारी चीजें हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है।
सुधार आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है, फटाफट देख लो एक बार। 1930 सुधार आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे थे, हमने देखा हुआ था, कई बार हमने बताया। इसमें क्या है, ग्रामीण वाले कोई शामिल नहीं हुए, ना ग्रामीण किसान, ना ग्रामीण मजदूर, ना ग्रामीण महिलाएं, ना ग्रामीण बच्चे शामिल नहीं हुए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामीण परिवार का कोई भी लोग यहाँ पे शामिल नहीं हुआ। कौन सा है, वो भी कौन सा है, शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग, ठीक है, शहरी मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग इसमें शामिल होता है। ना कोई भी आंदोलन देश के गांव और किसानों तथा शहरों के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सका था, अमीरों तक ही सीमित रहा था। शहरी मध्यम वर्गीय जो अमीर थे, उच्च जाति के, उनके अंदर उनके बीच में ही ये चला हुआ था, ठीक है, उनके बीच में ही ये चलता रहा था, ठीक है। इसके अतिरिक्त आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पीछे देखने अतीत की मानता और अपने अपने धर्म ग्रंथों में से अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया हुआ है कि हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने बोला कि हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है। तो यहाँ पे आंदोलन फेल हुआ, ये नकारात्मक प्रभाव। दूसरा, उनकी इन प्रवृत्तियों ने लोगों में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होने की गलत परंपरा के अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया है। यहाँ पे क्या है, जैसे वो बोले कि नहीं हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है, तो क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं संप्रदाय के आधार पर लोग क्या है, अलग होते गए, एकजुट नहीं रह पाए, अर्थात एक छाते के नीचे नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि सब बोल रहे थे कि हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है, हमारे पूर्वज महान है, हमारे पूर्वज महान है, ठीक है। अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश में अन्य अनेक कारणों के साथ साथ इन आंदोलनों ने भी क्या है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। बहुत सारे आंदोलन बढ़ावा दिया है, ठीक है, सबने बढ़ावा दिया। क्यों, मुस्लिम समाज अपना उद्धार करना चाहता था, हिंदू समाज अपनी रूढ़िवादिता को हमेशा बनाए रखना चाहता था, सिख जो है वो क्या कह रहे थे, कोई बाहरी मिशनरी या रूढ़िवादी हिंदू को हम नहीं बख्शेंगे। तो यही पॉइंट लास्ट वाला आपको बता रहा है कि अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश के अन्य अनेक कारणों के साथ साथ इन आंदोलनों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। तो आप ध्यान समझ में आ गए, ठीक है, किस तरह से इसको बढ़ावा मिला हुआ है, ठीक है, किस तरह से। नेक्स्ट देख लो, कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। क्या क्या महत्व दिया गया, फटाफट देख लो। संस्कृति, हाँ, चुनिंदा पहलू, कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व दिया गया। संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे कि स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित रहे हैं। सिर्फ किसको ध्यान रखा गया है, यहाँ पे धर्म को ही केवल ध्यान रखा गया, बाकी सारे पहलुओं को छोड़ दिया गया है। चाहे वो संस्कृति हो, मूर्तिकला हो, स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो या म्यूजिक हो, सबको क्या है पीछे छोड़ दिया गया, सिर्फ धर्म को याद रखा गया। अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए गए हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया। नेक्स्ट देखो, हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में ही संकुचित रह गए थे। उन्होंने मध्यकालीन को पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल ही भुला दिया था, जबकि मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन का अपना विशेष स्थान रखता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मध्यकालीन जो है यहाँ पे इतिहास काफी महत्व रखता है। भले ही यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी हुए वो मुस्लिम शासक हुए, लेकिन बाखूबी आप देखेंगे अगर इन्होंने हिंदुओं को संरक्षण नहीं दिया होता तो क्या होता, आज हिंदू राष्ट्र नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, जो हिंदू है उन्होंने क्या किया हुआ है, बिल्कुल ही मध्यकालीन इतिहास को भुला दिया है। जबकि आप देखेंगे इतिहास, जो भी आप घूमने, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब भी आप कभी भारत दर्शन करने जाएंगे तो मैक्सिमम आप क्या देखेंगे, आप मध्यकालीन इतिहास क्या देखेंगे आप लोग, मध्यकालीन इतिहास में बनाए गए किले, कुतुब मीनार, लाल किला, ये भी हर एक शहर में जाएंगे, हर एक क्या आप देखेंगे मध्यकालीन, आपको क्या मिल जाएंगे, मध्यकालीन किले मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, प्राचीन काल में पुरोहितों का सामाजिक एकाधिकार एवं वर्चस्व था और इसके कारण भी कई जातियां, विशेष रूप से निम्न जातियां, इन आंदोलन में सक्रिय नहीं रही हुई थी। तो ये भी नकारात्मक प्रभाव है। क्यों ऐसा हुआ था, उनको लगता था कि पंडित हैं, हो सकता मुझे शामिल ना करे, ब्राह्मण है, हो सकता मुझे शामिल ना करे, यहाँ पे क्या है, ठाकुर हैं तो हो सकता हमें शामिल ना करे। तो यहाँ पे आप समझ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वाला हिसाब था, इस वजह से यहाँ पे निची जातियां जो है वो शामिल नहीं हो सकती, सक्रिय रूप से भाग, ठीक है। कई मुस्लिम मध्यवर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण किए जाने के केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयासों से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा हुआ है और लोग जो है आपस में आपसी भाईचारा क्या है, ये आपसी भाईचारा वो है कम हुआ है। कालांतर में इसी मनोधारणा से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने, आप देखेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति पे अपनाकर देश में 200 साल तक क्या है, 200 साल तक राज करते हैं, ठीक है। भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए कुछ प्रयास जो है वो किए हुए हैं।
और इनकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में सामने आती है। तो सांप्रदायिकता का खेल काफी ज्यादा खेला है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता जो है समाज सुधार के साथ साथ चल रही थी? ठीक है, आप प्रश्न लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता जो है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता जो है वो समाज सुधार के दौरान समाज सुधार के दौरान जो है वो जन्म ले चुकी थी? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। बहुत सारे अपने पहलू बता दिए आपको, बहुत सारे पहलू बता दिए कि सब अपने धर्म की डिमांड कर रहे थे, हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा। तो वहां पे क्या है, कुछ सौहार्द बिगड़ा हुआ था। ठीक है, सब अपने धर्म को प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा ले रहे थे कि हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है, और सांप्रदायिक के आधार पर जो है विभाजित होने की परंपरा को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला। ये सारी चीजें हैं। तो हमने क्या क्या फिनिश कर लिया है? हमने सारी चीजें कर ली हुई है किसमें? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो अब हमारे पास में कोई भी आंदोलन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, कोई भी आंदोलन नहीं बचा हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पे? पुनर्जागरण तथा धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हमने कर लिया हुआ है। 10% डिस्काउंट। अब यहाँ पे बात सुन लो हमारी, हमने सारी चीजें आपको बता दी शुरू में। इस कोड को आप याद रखेंगे, AMR, ये आपकी सफलता का कोड है, इतना याद रखना। ये सफलता का कोड क्यों है कि अगर आपने इसको यूज करते हुए अपना सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने अपने अपने कोर्स जो ले लिया वहां से अनअकैडमी की तरफ से, तो मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा। जब तक मैं रहूं, जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपके सामने रहूंगा। ठीक है, आपके साथ में रहूंगा, आपके साथ में लगातार रहूंगा। तो इस कोड को याद करना बहुत जरूरी है, इसको कोड को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसको यूज करें और 10% का डिस्काउंट लें, और हमारे सारे कोर्स आप ले लें और हमसे जुड़े रहे। हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहे। कोड याद रखेंगे AMR10 कैपिटल लेटर में। चलो तो समझ लो, एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पुनर्जागरण और धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हमने कर लिया हुआ है। इसमें चेतना की उत्पत्ति और प्रसार, सामाजिक आधार, बौद्धिक आधार, सामाजिक आधार, सामाजिक सुधार, स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास क्या क्या किए गए हैं, और सामाजिक सुधार आंदोलन एवं उनके नेता क्या है। पीटी फोकस हमने पढ़ा दिया आपको। सामाजिक सुधार आंदोलन में योगदान क्या रहा है, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, ये हमने कर लिया हुआ। कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, सांप्रदायिकता पे आ सकता है। क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप लोग? क्या आपको ऐसा लगता है कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के साथ ही सांप्रदायिकता ने भी जन्म ले लिया हुआ था? जन्म ले लिया हुआ था, टिप्पणी करिए, जो कि आप बाद के वर्षों में देखेंगे भारत विभाजन की परिणति होती है। ठीक है, भारत विभाजन की परिणति पे आज समाप्त होती है। ठीक है, ठीक है, आज भी सांप्रदायिकता का दौर चलता ही हम लोग बात करते हैं। कल मिलेंगे 10 बजे, सुबह क्लासेस होने लग गई हैं, हमेशा 10 बजे ही होंगी। तो सब लोग क्या करेंगे, खूब लाइक करो, खूब शेयर करो, और खूब इसको सब्सक्राइब करो। क्या करेंगे, खूब इसको लाइक करेंगे, खूब शेयर करेंगे, और खूब सब्सक्राइब करेंगे। मेरा कोड यूज करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे। अमित AMR कोड है, 10% डिस्काउंट के साथ में। लाइक करो, देखो यहाँ पे मैं भी थंब अप कर रहा हूँ। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे कोर्स लो। शॉर्ट फॉर्म में या ब्रॉड माइंड से आप पढ़ सकते हो। आप मेंस की आंसर प्रैक्टिस, क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ में, हिस्ट्री की। चलो बात करते हैं। ठीक है, जुड़ना चाहते हो तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, अनअकैडमी_अमित कपूर। ठीक है, आज जुड़ते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं उसमें भी आप लोग ज्वाइन करें। यहाँ के स्पेशल क्लासेस यूपीएससी, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर, यूपीएससी CSC गोल अमित कपूर सर्च, तुरंत ही हमारी क्लासेस। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, कल मिलेंगे। और अगर आज ही मिलना है तो क्या करेंगे आप लोग, वही हिसाब, लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, स्पेशल क्लासेस में आ जाओ। हम लोग अभी मिलने वाले हैं 11 बजे। चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।